काम आप कर रहे हैं ना आज की डेट में, ये काम सरकार को करना था और आज नहीं 1950 में करना था। भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना ये सरकार की ड्यूटी है, आचार्य मनीष की ड्यूटी नहीं है। नमस्कार, मैं आचार्य मनीष। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे शुद्धिग्राम मेरठ में, जिनको PIL मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वकील अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं और मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जो कि AFI आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, वो भी मौजूद हैं। तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और हमारी पूरी टीम के लिए सौभाग्य की बात है कि आज अश्विनी जी, जिनको हम जानते हैं संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ते हैं, भारतीय सभ्यता की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे देश की आवाज उठाते हैं उन मुद्दों पर जो संविधान में है लेकिन धरातल पर कुछ और है, संविधान में कुछ और लिखा है। तो ऐसा ही एक मुद्दा आपके सामने किताबें पढ़ी है, चरक संहिता, वैश्य रत्नावली और ये AFI के प्रेसिडेंट, हम इतनी देर से करके आ रहे हैं कि हमारे देश में कानूनों में क्या लिखा है, हमारी संहिता में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है। हमने वकील साहब से कल रात से हम इनके पीछे लगे हुए हैं कि सर किसी तरीके से इस देश में 3-4 काम होने बहुत जरूरी हैं। एक तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, उस पर बात करेंगे हम लोग, और दूसरा एक योजना है मोदी जी ने जो शुरू की, बहुत बढ़िया योजना, मतलब पूरे विश्व की सबसे प्यारी योजना, आयुष्मान योजना। लेकिन मोदी जी का प्रयास बहुत बढ़िया है, लेकिन बाबुओं ने एक गड़बड़ कर दी कि उसमें आयुर्वेद को, आयुष को शामिल ही नहीं किया। तो मैं शुरुआत करता हूँ, वकील साहब के पास चलते हैं। वकील साहब, ये आप ही समझाओ कि अब इस देश की जनता को कि कैसे स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा और एक विदेशी चिकित्सा पद्धति को हमारे सिर पर बिठा दिया गया। देखिए मनीष जी, ये जो संविधान है ये भारत का संविधान है, ये अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का या किसी और देश का संविधान नहीं है, भारत का संविधान है। और लंबी चर्चा के बाद बना, उस समय ये तय हुआ था इस संविधान का लक्ष्य है भारतीय चिकित्सा को आगे बढ़ाना, भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाना, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाना, भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना, भारतीय रीति रिवाज को आगे बढ़ाना। अल्टीमेटली गुलामी के दौरान जो भारतीय चीजें विलुप्त हो गई हैं उन सब को आगे बढ़ाना। और अगर नक्सल में देखें तो उसमें संविधान निर्माताओं ने, कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई संविधान क्यों बना रहे हैं, तो लोगों ने जवाब दिया इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई अस्वस्थ नहीं है, सब लोग स्वस्थ हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर वर्तमान जो चल रही है एग्जिस्टिंग स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर ये ठीक है तो इतने ज्यादा सुसाइड क्यों हो जा रहे हैं, इतने ज्यादा डायबिटीज क्यों फैल रही है, इतने ज्यादा दुनिया भर की बीमारियां, मतलब सर्दी जुकाम तो छोड़ दीजिए, वो तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है शरीर की, लेकिन जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतने हॉस्पिटल बनते चले जा रहे हैं, इतने हॉस्पिटल बनते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रिवेंशन पे काम नहीं हो रहा, क्योर पे काम हो रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भारतीय चिकित्सा व्यवस्था प्रिवेंशन करती है, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था क्योर करती है। नहीं सर, क्योर नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ सप्रेस करती है और बाद में भयंकर साइड इफेक्ट देते हैं। रात को आप मेरे वाले प्रोग्राम में थे जब मैं PPT यूज करी, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस करी थी, मैंने आपको बोला कि भारत में 300 करोड़ गोलियां बिक रही हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, 600 करोड़ गोलियां बिक रही हैं डायबिटीज की। कोई भी ऐसी गोली नहीं है केमिकल वाली जिसके साइड इफेक्ट ना हो। हम एक बीमारी को ठीक करने जाते हैं और पता नहीं कितनी सारी नई बीमारियों को लेके आ जाते हैं। आप किसी भी पेशेंट को रोक लो, अभी इस प्रांगण में आपने रात को देखा 200 के लगभग पेशेंट थे, जिनमें 100 तो 72 घंटे वाले कैंप में आए थे और 100 वैसे एडमिट थे। किसी को भी रोक लो, शुरुआत एक गोली से हुई थी, आज कोई 25 गोली खा रहा है, कोई 22 खा रहा है, कोई 18 खा रहा है, किसी का ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है, मतलब हर कोई दुखी है। इवन की सुबह मैंने आपको एक बच्ची मिलवाई जो कि किसी दवाई के रिएक्शन से या ये जो हमारे आसपास जो मैग्नेटिक रेडिएशन बढ़ रही है उसकी वजह से वो बच्ची नींद में ही ऐसे 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 ऐसे, आपको वीडियो मैंने सुबह दिखाई भी थी। तो ये हो क्या रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा। हम तो आपको खोज रहे थे, तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे। मैंने तो अभी एक हफ्ता पहले भगवान को प्रार्थना की थी कि आपसे जल्दी से जल्दी मिलना है, और भगवान की, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मतलब ऐसा कोई भगवान ही चाह रहा है मुझे लगता है कि ये जो संगम बना है, आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया भी हमारे साथ है और हमारे लिए केस, कोर्ट कचहरी में केस करने के लिए वकील साहब भी हमारे साथ हैं। 3 काम हमने कोर्ट के जरिए कराया था। एक तो कहा था कि नेशनल योगा पॉलिसी बनना चाहिए योग के प्रचार प्रसार के लिए, वो 2016 में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया। उसके बाद तो इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने उसको UN तक पहुंचा दिया, पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है।
दूसरी मेरी पीआईएल चल रही है कि सरकार स्कूलों में 8वीं तक योग को अनिवार्य करे। तीसरी मेरी एक पीआईएल चल रही है कि सरकार इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाए। अगर जिस बीमारी का इलाज सिंपल उंगली दबाने से, एक पॉइंट दबाने से हो सकता है, जिस बीमारी का इलाज एक काढ़ा पीने से हो सकता है, जिस बीमारी का इलाज शीर्षासन करने से, भुजंगासन करने से हो सकता है, मलासन करने से, मंडूकासन करने से हो सकता है, कल आपने दिखाया वज्रासन करने से हो सकता है, ऐसे लिए हमें वो कूड़ा करकट दवा क्यों खाना है? तो इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया। उस पीआईएल के बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने नीति आयोग को मैटर सौंपा, नीति आयोग ने 20 मेंबर की कमेटी बना दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ बाबू ऐसे बैठे हैं जो नमक हरामी कर रहे हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो आज इस देश के जयचंद बने हुए हैं। जयचंद बने हुए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेडिकल माफिया है पावरफुल, कहीं न कहीं उनको रोटी पानी उनको दे रहे हैं, कुछ न कुछ उनको काले अंग्रेज कुछ न कुछ उनको दे रहे हैं। क्योंकि इस देश में आप समझिए, शिक्षा व्यवस्था आज भी गुलामी वाली चल रही है, केवल स्कूल माफिया और कोचिंग माफियाओं के चक्कर में। चिकित्सा व्यवस्था आज भी गुलामी वाली चल रही है आपके हेल्थ माफियाओं के, मेडिकल माफियाओं के चक्कर में। और वही हाल है न्याय व्यवस्था चल रही है आज भी गुलामी वाली, पुरानी वाली। किसी को न्याय मिलता ही नहीं, न्याय नहीं मिलता नहीं। कर व्यवस्था भी गुलामी वाली चल रही। पहले अंग्रेजों ने कलेक्टर बनाया था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, आज भी कलेक्टर चल रहा है। तो इस देश में जो स्वदेशीकरण होना था, जो संविधान का पहला शब्द है सोवरिन, संप्रभु भारत, हमें संप्रभु भारत का निर्माण करना है। यानी हमारी टैक्स व्यवस्था गुलामी वाली नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली नहीं होगी, चिकित्सा व्यवस्था गुलामी वाली नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सब चीज का भारतीयकरण होगा। दुर्भाग्यवश जो काम आप कर रहे हैं ना आज की डेट में, ये काम सरकार को करना था और आज नहीं, 1950 में करना था। भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना ये सरकार की ड्यूटी है, आचार्य मनीष की ड्यूटी नहीं है। आप कर रहे हैं, आपको साधुवाद, आप लोगों को जिंदगी को बचा रहे हो, आपको साधुवाद। लेकिन ये ड्यूटी भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की है, ये ड्यूटी राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालय की है। भारत की चिकित्सा आगे आए, नेचुरोपैथी आगे। सर उनसे मिलने जाओ, टाइम ही नहीं देते वो। उनसे मिलने जाओ, उनको बोलो आयुष्मान योजना में आयुर्वेद ले आओ, ला रहे हैं। हम अभी हर स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, अपने स्टेट में सरकारी कर्मचारियों के इलाज आयुर्वेद से होना चाहिए। अभी तक पूरे देश में सिर्फ राजस्थान सरकार ने पहली बार योजना लाया आरजीएचएस, स्टेट कर्मचारियों के इलाज के लिए। आप सोचो सर, घुटना बदलने को बोला था डॉक्टर ने, वही घुटना जानू बस्ती से ठीक हो जाए, कितनी बड़ी बात है। रात को आपने भी एक किस्सा शेयर किया था अपना। मैं अभी इस लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी को पिछले साल एम्स में डॉक्टरों ने कह दिया, दिल्ली का एम्स जिसको सब लोग कहते हैं भारत का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, एम्स के डॉक्टर्स ने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर्स ने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। दिल्ली का एक टॉप का 7 स्टार या 10 स्टार कह सकते हैं वो हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उसके बेस्ट डॉक्टर ने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और आयुर्वेद चिकित्सा से, जानू भस्तिकर से मेरे पिताजी ठीक हो गए, आराम से घूम रहे हैं, खेतों में जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, सारा अपना काम। और कहाँ उनका घुटना ट्रांसप्लांट हो जाता, कहाँ वो बिना घुटना बदले सिर्फ जानू बस्ती करके साइकिल चला रहे हैं। आपने याद है, कल मैंने रात को एक वीडियो दिखाई थी मोदी जी की, जिसमें उन्होंने कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी, जो पूरे वर्ल्ड के 5 कंट्रीज में घूम आई, धक्के खाई, आंखों की रोशनी वापस नहीं आई, मोदी ने खुद गुजरात में खड़े होकर बोला कि उसकी रोशनी आयुर्वेद से वापस आई। मोदी जी के भाई का डायलिसिस चल रहा था, मोदी जी के भाई का डायलिसिस चल रहा था, आपके सेंटर में उनका इलाज हो गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्या नाम वो जो बड़े भाई? हाँ, छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी। उनके डायलिसिस में कुछ कमी आई है, पहले से दवाइयाँ कम हुई हैं, उनका बैठना थोड़ा पहले से बेटर हो गया। ये सारा डिपेंड करता है पेशेंट कहना कितना मानता है। रात को मैंने भारती का इंटरव्यू दिखाया था आपको, भारती जो कॉमेडियन है, उसका 16 किलो वजन घटा और उसकी मम्मी का डायलिसिस नहीं हुआ। आपने मुझे बताया ये 1954 वाला, ये तो सुन के मैं आश्चर्य में हूँ कि आपका चरक संहिता कहता है ये इलाज हो सकता है, आपकी जो है और किताबों में लिखा हुआ इलाज हो सकता है, और वास्तव में इलाज भी हो सकता है, आप इलाज कर सकते हो। और जो बीमार मरीज कह रहा है कि मैं सही हो गया, हाँ, लेकिन जैसे ही आप वो डॉक्टर बोल रहा है कि मैंने सही कर दिया, हाँ, तो उसके ऊपर एक लीगल डंडा आता है जिसका नाम है मैजिक रेमेडी एक्ट, और उसके बेसिस पे उसे जेल तक हो सकती है। आप मुझे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराइए, मैं बहुत जल्दी इस कानून को चैलेंज करूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी तो जज की मर्जी। मैं पूरे देश से अपील करूंगा, जितने भी आयुष के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, सेवा रिक्पा और योग वाले सब लोग, और जितने भी स्वदेशी के समर्थक हैं, और स्वदेशी का समर्थक तो मेरे हिसाब से हर भारतीय है, तो ये जो हम
सर PIL फाइल करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा इसमें आप सब समर्थन दें, इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाएं ताकि जन जागरण शुरू हो, एक लोगों तक मुहिम बन जाए। आचार्य जी ये कह तो रहा हूं, हमारे देश में कानून निर्माताओं ने भारत की संस्कृति, भारतीय चिकित्सा को दबाने के लिए और विदेशी चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के कानून बनाए। मैं 25 से ज्यादा कानून अब तक चैलेंज कर चुका हूं, लेकिन मुझे इस कानून के बारे में नहीं पता था कि ये भी एक कानून बना हुआ है। सबसे काला कानून यही वाला है भाई। ये कानून ये कह रहा है कि आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ। उधर आयुष्मान कार्ड चल गया है और आयुष को उसमें जगह नहीं है, मतलब हम एलोपैथी इलाज करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड के जरिए, और आयुष्मान कार्ड के जरिए आपके हिम्स में नहीं आ सकते, आपका इलाज नहीं करा सकते, आपके यहाँ कैशलेस इलाज नहीं हो सकता, रिम्बर्समेंट होती है। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी अभी जो देश को 76 साल हो गया आजाद हुए हुए, हमें हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। वो हेल्थ इंश्योरेंस पहले 75 साल सिर्फ आयुर्वेद में चलता, एलोपैथी में चलता रहा है। ये तो अभी मोदी जी का भला हो, मोदी जी की पॉलिसी का भला हो कि IRDA ने उसको आयुर्वेद में शामिल कर दिया, लेकिन अभी कैशलेस नहीं किया, अभी रिम्बर्समेंट हो रहा है। तो मोदी जी से अपील है, कृपया आपकी टीम से भी अपील है कि उसको कैशलेस भी करा दीजिए ताकि लोगों का भला हो जाए। और इस देश की राज्य सरकार है, हाँ, हर राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, सबके पास कार्ड बने हुए हैं, लेकिन सारे कार्ड चलते हैं एलोपैथी में, आयुर्वेद में नहीं चलते। मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध करा के दीजिए, हमारी संहिताओं में क्या क्या लिखा हुआ है, हमारी डॉक्टर साहब एक पेज खोल के दिखाई दो एक बार, किस किस बीमारी का इलाज है वो सारा बना के दीजिए। मैं अभी इसी अगले 1 महीने के अंदर इस पे PIL फाइल करूंगा। सबसे पहले 1954 वाला एक्ट चैलेंज करेंगे। क्या नाम है इसका एक्ट का? ये एक्ट 1940 में बनाया था। अच्छा, और ये एक्ट बनाया क्यों था, मैंने इसकी पूरी स्टडी करी है। भारत में आयुर्वेद चलता था, नेचुरोपैथी चलता था, लोगों को जड़ी बूटियों से लोग ठीक हो जाते थे। अंग्रेजों ने अपने सिस्टम को यहाँ लागू करना था। अंग्रेजों ने 1909 में एक कमेटी बनाई कि कैसे आयुर्वेद को खत्म किया जाए, कोई कानून लाओ, कोई तरीका सुझाओ। तो उस कमेटी ने तरीके सुझाए। बाद में उस कमेटी के जो हेड थे उनको लंदन बुला के सम्मानित किया और ये 1940 मैजिक रेमेडी एक्ट बना भारत के आयुर्वेद को खत्म करने के लिए। ये 1940 वाला एक्ट ही 1954 बन गया बाद में। अंग्रेजों ने एक और घटिया कानून बनाया था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने चैलेंज किया हुआ है। 1872 में उनको किसी ने बताया कि नागालैंड में जो नागा हिल्स है वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं। उन्होंने कानून बनाया 1872 में, बंगाल फ्रंटियर एक्ट कहते हैं, और बना के कह दिया अब नागा हिल्स में कोई आएगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। यानी भारत के लोग जो आते आराम से पहाड़ी पे चले जाते थे, वहां से अपनी जड़ी बूटी तोड़ के ले आते थे, इलाज करते थे, उनको बैन कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली वो 1872 का बंगाल फ्रंटियर एक्ट आज भी चल रहा है। आज भी आप नागालैंड में जाएंगे तो आपको बाकायदा परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद तो कम से कम लोग आराम से आ जा सकते हैं। भारत में एक राज्य है नागालैंड, जिसमें 1872 वाला कानून चल रहा है, जिसके कारण आप नागालैंड से बिना परमिशन के नहीं जा सकते। और उसका मूल इंटेंशन ये था कि नागालैंड, नागा हिल्स, जहां भीम की ससुराल थी, जहां से हिडम्बा का जो घर था, वहां इतनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां थी। अंग्रेजों को खबर लग गई तो उन्होंने कानून बना के उस पूरे एरिया को कॉटन ऑफ कर दिया, बैन कर दिया, नो एंट्री कर दिया, और वहां की सारी जड़ी बूटी उठा उठा के अपने इंग्लैंड लेके चले गए। कितना दुर्भाग्य है देश का। तो दो काम करेंगे बिल्कुल। 1954 का आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जिस जो ये कहता है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, मैं उसको चैलेंज करूंगा। मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, राज्य सरकार के सभी राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन करता हूं, सभी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, प्लीज भारत की चिकित्सा को आगे बढ़ाइए, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को नीचे ले आइए। विदेशी चिकित्सा व्यवस्था मेडिकल माफियाओं के दबाव में आज भी पूरी तरीके से भारत में हावी हो रखी है। ये दुनिया भर के जो नौकरशाह हैं, खासतौर पर ये मेडिकल माफियाओं के हाथों में खेल रहे हैं, इसलिए अच्छी पॉलिसी नहीं बना रहे। घटिया कानून को खत्म करिए। 1954 वाला कानून मैं सरकार से निवेदन करूंगा खुद वो खत्म कर ले, और नहीं खत्म करेगा तो जो मेरे पास अपनी क्षमता है उसके अनुसार मैं कोर्ट तो जाऊंगा ही जाऊंगा। आयुष्मान कार्ड को भी पूरी तरीके से भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को लागू पे उसको अप्लाई किया जाए। कैशलेस इलाज की सुविधा, मनीष जी, हिम्स और इस तरीके जो भी अपने आयुर्वेदा नेचुरोपैथी का काम कर रहे हैं वहाँ पे भी लागू होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरी पहले की PIL चल रही इंटीग्रेटेड, हमने ये कहा है आप 5 साल का मेडिकल का कोर्स बनाइए 4 साल के बजाय, शुरू में 2 साल केवल और केवल आप भारतीय चिकित्सा पढ़ाइए। बिल्कुल, केवल आप नेचुरोपैथी पढ़ाइए, आयुर्वेदा बेस बन जाएगा, स्वास्थ्य पढ़ाइए, चरक संहिता पढ़ाइए, वाग्भट की संहिता पढ़ाइए, जो हमारे देश में पहले है उसको पढ़ा दीजिए। शरीर कैसे काम करता है वो पहले समझ ले, शरीर के
इसके जैसा आपने कल सिखाया, पहले वो डॉक्टर समझ ले, उसके बाद उसको इच्छा है तो ठीक है होम्योपैथी में जाए, एलोपैथी में जाए, जिसमें जाना जाए, लेकिन शुरू के 2 साल केवल और केवल भारतीय चिकित्सा को समझे, उसके बाद वो अपना सिस्टम बन जाएगा। इसी में 2 बिंदु और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि भारत सरकार जो अभी वर्तमान में और मोदी जी का एक लक्ष्य है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है। इस तीसरी अर्थव्यवस्था को अगर सबसे बड़ा बनाने में कोई योगदान दे सकता है, वो निश्चित तौर पे भारतीय चिकित्सा पद्धति एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और उसका जागृत उदाहरण हम सब ने कोरोना काल में देखा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम का सिद्धांत अपनाया गया, यानी कि रोग ही ना हो उसके लिए हम सब लोग जो है घरों में क्वारंटाइन हो गए, घरों में बैठ गए, और जब हम लोगों ने ये किया तो हमें कोरोना नहीं हुआ। तो ये ऐसे ही बाकी रोगों पे भी अगर ये फार्मूला अपना दिया जाए तो रोग ही ना हो। अभी उल्टा हो रहा है कि सरकारों की व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं कि रीनल फेलियर के जब रोगी आ जा रहे हैं तो डायलिसिस यूनिट बनाए जा रहे हैं। ये व्यवस्था की ही नहीं जा रही कि रोगी ना पैदा हो, ये कहा ही नहीं जा रहा है कि भैया तुम्हें डायलिसिस ना करानी पड़े या किडनी की फेलियर ही ना हो, तो ये चीज़ें करके तुम बच सकते हो। उल्टा ये किया जा रहा है, अच्छा किडनी फेल हो गई, चलो एक डायलिसिस यूनिट खोल देते हैं। ये पता नहीं कौन सा उल्टा ही गेम चल रहा है। नहीं, हम लोग इसको मिलकर करेंगे मनीष जी। आप और मैं आपको फिर से विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। वास्तव में जो काम केंद्र सरकार को करना था, जो काम राज्य सरकार को करना था, भारत की चिकित्सा व्यवस्था को आगे बढ़ाना था, नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाना था, जो हमारे महर्षि आपके सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, माधव निदान, सारंगधर संहिता, भाव प्रकाश में जो कुछ लिखा हुआ है, जिन विषयों को आप सरकार को बढ़ाना था उसको आप बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू।